नमस्कार। अब एमएसएमई को पंजीकरण से लेकर भुगतान और विवाद समाधान तक आसान, तेज और भरोसेमंद कारोबारी माहौल मिलेगा और इस दिशा में एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में एमएसएमई केवल छोटे छोटे कारोबार नहीं है बल्कि रोजगार, उत्पादन, निर्यात और स्थानीय अर्थव्यवस्था के बड़े आधार हैं। एक आंकड़ा आपको बताते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 31.1%, विनिर्माण उत्पादन में 35.4% और निर्यात में 48.58% का योगदान रहा है। अगस्त 2026 तक उद्यम प्लेटफॉर्म पर 9.16 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें 40 करोड़ से ज्यादा लोग कार्यरत हैं, क्योंकि तकनीकी प्रगति और आईटी आधारित प्रणालियों ने एमएसएमई परिदृश्य को और भी बदल दिया है। ये उद्यम अब ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं और औपचारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक सक्रिय तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में एमएसएमई संशोधन विधेयक छोटे कारोबारियों के लिए छोटे से बड़े और स्थानीय से वैश्विक स्तर तक बढ़ने के लिए कैसे एक बेहतर इकोसिस्टम बनाएगा, इसी पर आज करेंगे चर्चा और हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान भी। तो देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले एमएसएमई सेक्टर को नई मजबूती देने की तैयारी हो चुकी है। संसद से पारित एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 में छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए पंजीकरण, भुगतान और विवाद समाधान से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं। क्या है ये बदलाव और एमएसएमई को कैसे मिलेगा फायदा, देखिए यह खास रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका है। रोजगार, उत्पादन और निर्यात में बड़ा योगदान देने वाले छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं। एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 के जरिए पंजीकरण, भुगतान और विवाद समाधान को आसान बनाने की पहल की गई है। नई व्यवस्था में एमएसएमई का वर्गीकरण अब सिर्फ निवेश नहीं बल्कि निवेश और कारोबार दोनों के आधार पर किया जाएगा। एमएसएमई पंजीकरण प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। अब लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पंजीकरण निशुल्क और स्वैच्छिक होगा। वहीं भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को एमएसएमई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के बिलों का भुगतान TREDS प्लेटफॉर्म के जरिए करना होगा। भुगतान विवादों के समाधान के लिए समय सीमा तय की गई है। मध्यस्थता 90 दिनों में पूरी करनी होगी। मध्यस्थता सफल नहीं होने पर 30 दिनों के भीतर मामला आगे भेजना होगा और 90 दिनों में फैसला देने का प्रावधान है। इसके अलावा अगर कोई मामला 6 महीने से ज्यादा लंबित रहता है तो एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को कम से कम 50% भुगतान का प्रावधान किया गया है। विधेयक में छोटे कारोबारी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और अनुपालन आसान बनाने पर जोर दिया गया। डिजिटल व्यवस्था के जरिए एमएसएमई को पंजीकरण, भुगतान और विवाद समाधान की सुविधाएं आसान तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए आसान नियम, तेज भुगतान और बेहतर कारोबारी माहौल तैयार करना है। मजबूत एमएसएमई सेक्टर मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मजबूत एमएसएमई मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से योगदान देगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त हैं एमएसएमई मंत्रालय में। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से एमएसएमई का इकोसिस्टम बढ़ा है, एमएसएमई जो है लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में उनके लिए ये जो तमाम बदलाव किए गए हैं ये किस तरह से राहत देने वाले हैं? देखिए, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था, तो 20 वर्ष का एक लंबा कार्यकाल रहा जिसके अंदर एमएसएमईज़ की एक जर्नी रही। और मंत्रालय में हमारा ये मानना है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस तरह से आर्थिकी परिवेश बदल रहा है, तो उसी तरह से हमारे एक्ट में भी अमेंडमेंट की आवश्यकता थी और इस अमेंडमेंट को हमने किया। पार्लियामेंट से 3 तारीख को राज्यसभा में और 7 तारीख को लोकसभा से ये पारित हुआ है। बेसिक जो पर्पज़ है अमेंडमेंट का, अगर मैं कहूँ तो इसको आप 2 घटकों में बांध सकते हैं। पहला ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एमएसएमईज़ के लिए हम कैसे बढ़ाएं, और दूसरा कि हम एमएसएमईज़ के लिए एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम तैयार करें
तो इन्हीं दो घटकों के ऊपर हमारी जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो की गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में सबसे पहली चीज़ जो की गई वो ये कि रजिस्ट्रेशन को कम्प्लीटली वॉलंटरी और फ्री किया गया है। और दूसरी बात, जो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, 2020 से हमने इसको शुरू किया था। इस पोर्टल को एक नेशनल डिजिटल पोर्टल के रूप में वैधिक मान्यता दी गई है, परमानेंस इसको एक प्रोवाइड की गई है। और एमएसएमई की क्लासिफिकेशन को भी हमने ट्विन क्राइटेरिया पे बेस किया है। 2020 में ये ट्विन क्राइटेरिया आया था, पर अब इसको भी हमने वैधता दी है। इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर ये दोनों ही पहलू रहेंगे जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन होगा। इसके अलावा ट्रेड्स पे जो डिलेड पेमेंट का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको क्रिएट करने के लिए सीपीएससीज के द्वारा ये मैंडेटेड होगा कि जितने भी इनवॉइस डिस्काउंटिंग है एमएसएमईज का, उसका रूटिंग सेटलमेंट का ट्रेड्स के माध्यम से हो। और इसके अलावा डीक्रिमिनलाइजेशन के प्रोविजंस हैं। हमारी जो एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल्स हैं जो हमारे डिस्प्यूटेड पेमेंट केसेस को डील करती हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हमने इसके अंदर प्रोवाइड किए हैं। बिल्कुल, वर्गीकरण के बारे में जो है एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिस तरह से आपने भी बताया है क्लासिफिकेशन को लेके। इसमें जो है अभी तक निवेश को जो है सीमा माना जाता था, लेकिन अब जो है कारोबार भी इसका एक बड़ा आधार बनेगा। तो इससे इस क्षेत्र में कितना विस्तार होगा और जो कारोबारी हैं उनको इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 से पहले जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था उसमें दो पहलू थे। पहला तो ये कि क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशंस थी या जो हमारी लिमिट्स थी वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए डिफरेंट थी। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एक ही क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग क्लासीफाई करते थे एमएसएमईज को। 2020 के बाद हमारा जो क्राइटेरिया है उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट के साथ टर्नओवर भी लेके आए। और 2025 में सरकार के माध्यम से जो क्लासिफिकेशन लिमिट्स हैं इनको बढ़ाया गया। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एमएसएमई की क्लासिफिकेशन टर्नओवर बेसिस पे इसमें दुगना इजाफा किया गया है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया है। अब 500 करोड़ तक की टर्नओवर की जो हमारी इकाइयाँ हैं वो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लासिफिकेशंस के अंदर आती हैं। हम ये मानते हैं, एक क्लियर रोड मैप हमने अपने एमएसएमईज को दिया है। बहुत सारे एमएसएमईज की एक ये संशय उनको रहता था कि अगर वो स्केल अप करेंगे, ग्रो करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो उनके बेनिफिट्स हैं, एंटाइटलमेंट्स हैं, वो उनसे छिन जाए। तो ये जो क्लासिफिकेशन है हमारा और इसकी जो हमने लिमिट्स बढ़ाई हैं, इसका बेसिक पर्पज़ ये है, एक तो हमारे एमएसएमईज स्केल अप कर सकें और दूसरा ये कि हम इंसेंटिवाइज करें इन्वेस्टमेंट को हमारे एमएसएमईज में, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर होगी तो डेफिनेटली इससे पूरे सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। पूरे सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जो एक चिंता थी कि जो बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे दायरा बढ़ने पर, तो वो चिंता अब जो है ख़त्म हो गई है छोटे कारोबारियों की। एक और बड़ी चिंता आती है कागजी कार्रवाई की। तो रजिस्ट्रेशन में जिस तरह के बदलाव किए गए हैं, स्वैच्छिक किया गया है और डिजिटल भी किया गया है, तो ये इस चिंता से कैसे निजात दिलाएगा? देखिए, 2020 से पहले जो प्रणाली थी उसके अंदर एमएसएमईज को एक उद्यम मेमोरेंडम होता था जिसको फाइल करना रहता था। तो बहुत जगह ये फिज़िकल रूप में उनको फाइल करना होता था, स्टेट्स के अंदर लोग फाइल करते थे। और 2020 से हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसको हम उद्यम बोलते हैं। तो 1 जुलाई 2020 से इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया और इसको हमने संचालित किया है। इसके अंदर जितने एमएसएमईज हैं वो वॉलंटरी और बिल्कुल ऑनलाइन बेसिस पे निशुल्क अपना पंजीकरण करा सकते हैं। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसके अंदर आपको सिर्फ अपना पैन और कुछ बेसिक डिटेल शेयर करनी है। इस उद्यम पोर्टल का हमारा बैकएंड पे एपीआई इंटीग्रेशन है, यानी कि आपकी टर्नओवर, आपका इन्वेस्टमेंट, ये सब डेटा हम सीबीडीटी और हमारे जो अन्य घटक हैं वहाँ से हम नेशनल डेटाबेसेस से सोर्स करते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत से ऐसे इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं जिनको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती थी। उनके लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म हमने जनवरी 2023 से शुरू किया है। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 अप्रैल 2023 को जहां कुल रजिस्ट्रेशन एमएसएमईज का हमारे पोर्टल पे 1,65,00,000 था, आज ये संख्या बढ़कर 9,20,00,000 से पार हो गई और निरंतर ये बढ़ती जा रही है।
बिल्कुल, संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, जो प्रोत्साहन है उसका फ़ायदा जो है वो एमएसएमई सेक्टर को मिल रहा है। इसी में एक जो हम एमएसएमई की जो पुरानी समस्याओं की बात करते हैं, तो एक बड़ी चिंता ये भी होती है कि जो कैश फ्लो है, जो लिक्विडिटी है, वो लगातार बनी रहे। और इसमें एक अड़चन आती थी कि भुगतान समय पर नहीं होता था। अब जो व्यवस्था की गई है, जो ट्रेड पोर्टल है, उसका इस्तेमाल जो है अनिवार्य कर दिया गया है, तो उससे किस तरह से जो लिक्विडिटी है वो बनी रहेगी और जो भुगतान की समस्या थी, जो कैश फ्लो था, जो ज़रूरी होता है, वो अब रहेगा एमएसएमई के पास। इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला ये कि हम ये मानते हैं कि एक्सेस टू क्रेडिट एक बहुत बड़ा एनेबलर है हमारे एमएसएमईज़ की ग्रोथ के लिए। अगर हम अपने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंस उपलब्ध करा सकते हैं, तो हम ये मानते हैं कि कोई भी उद्यमी अपनी उद्यमिता से अपने एंटरप्राइज को स्केल अप कर सकता है। और यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारे सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए कई बार एक बैरियर एक रहता था एक्सेस टू फाइनेंस में, कि बैंक्स ये सोचते थे कि अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को हम लोग क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि अकाउंट एनपीए हो जाए। तो इसमें दो चीज़ें की गई। पहली चीज़ तो ये कि वर्ष 2000 में एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश किया गया और एक क्रेडिट गारंटी स्कीम चली हमारी, जिसका बेसिक पर्पस ये है कि अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को कोई लोन बैंक देता है और उस लोन पे अगर डिफ़ॉल्ट भी होता है तो उसमें 75% से लेकर 90% तक का जो भुगतान है वो मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम के माध्यम से किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है एमएसएमई सेक्टर में, अगर आरबीआई के डेटा को देखें तो 2014 में 10 लाख करोड़ के करीब हमारा क्रेडिट आउटस्टैंडिंग था। आज ये फिगर बढ़कर 39 लाख करोड़ चली गई है, यानी कि ऑलमोस्ट हम 4 गुना वृद्धि इसके अंदर देखते हैं। और क्रेडिट गारंटीज़ की अगर हम बात करें तो वर्ष 2000 से 2022 तक 3,14,000 करोड़ की कुल क्रेडिट गारंटीज़ दी गई थी। और हमने 2023 के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए सीजीटीएमएससी में, और उन रिफॉर्म्स के माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 4 सालों में जो टोटल क्रेडिट गारंटीज़ हमने दी हैं वो 11 लाख करोड़ से ऊपर बढ़ गई हैं। यानी कि जो काम हमने 22 साल में किया उसके करीब 4 गुना क्रेडिट गारंटीज़ हमने पिछले 4 सालों में दी हैं। और तीसरी बात जो हमारे एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट की अमेंडमेंट में हम लेके आए वो ये कि एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म सरकार के माध्यम से क्रिएट किया गया है जिसको हम ट्रेड्स बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये एक आरबीआई के माध्यम से संचालित प्रणाली है। इसके अंदर हमारे जितने एमएसएमईज़ हैं वो अपने इनवॉइस डिस्काउंटिंग की सुविधा उनको मिलती है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हूँ, मैंने किसी लार्ज एंटरप्राइज को अपना सामान बेचा है, तो या तो मैं 45 दिन तक वेट करूँगा कि मुझे उसकी पेमेंट मिले, या फिर मैं ट्रेड्स के ऊपर अगर अपने इनवॉइसेस को अपलोड करता हूँ तो इमीडिएटली बैंक्स के माध्यम से इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है और तुरंत ये पैसा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो पहले हम इशू एक बोलते थे डिलेड पेमेंट्स, मंत्रालय डिलेड पेमेंट्स के अलावा हम ये चाहते हैं कि हम फास्टर डिसबर्सल ऑफ पेमेंट्स जो है उसको करें। और इसी के मद्देनज़र हमारा एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंदर हम जो संशोधन लेकर आए हैं उसमें जितनी सीपीएससीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उन सभी के लिए ये मान्य है, ये अनिवार्य है कि वो जितने भी एमएसएमईज़ की इनवॉइस डिस्काउंटिंग है उसकी सेटलमेंट को ट्रेड्स के माध्यम से रूट करें। इससे एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा जिससे टाइमली पेमेंट्स हमारे एमएसएमईज़ को प्राप्त हों। बिल्कुल, पेमेंट्स जो हैं वो जल्दी होंगी और भुगतान से संबंधित जो चिंताएं हैं उसका एक बड़ा समाधान जो है और विश्वस्त समाधान ये निकलता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हाँ, क्यूआर स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना? टिंकू थोड़ा ध्यान से। विशंबर तू थोड़ा ध्यान से। क्यूआर स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान।
LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बता रहे हैं इस खास कार्यक्रम में किस तरह से MSME संशोधन विधेयक MSME को एक और बड़ा मजबूत आधार दे रहा है। डॉक्टर रजनीश इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो भुगतान की चिंता है उसका समाधान जो है ट्रेड्स के माध्यम से किया गया है, लेकिन फिर भी अगर भुगतान से संबंधित कोई विवाद रहता है तो उसके समाधान के लिए भी अब एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है 90 दिन की। ये कितना बड़ा बदलाव है? देखिए, जो भुगतान का इशू है MSMEs का, उसके अंदर एक प्रणाली हम लोगों ने सेटअप की है। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूटेड पेमेंट्स हैं, कोई विवाद हो जाता है MSCs और बायर के बीच में, तो सभी राज्यों में MSC फैसिलिटेशन काउंसिल्स की स्थापना हुई है। 161 MSC फैसिलिटेशन काउंसिल्स हमारे पूरे देश में कार्यरत हैं। पर इस जो पूरी प्रणाली है उसके अंदर एक जो कमी हमने देखी वो ये कि बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ एक ही MSC फैसिलिटेशन काउंसिल वहाँ पर है और केसेस उनके पास होते हैं जिनको वो समय पे उनका निपटारा नहीं कर पाते। तो MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंदर हमने ये संशोधन किया है कि MSC फैसिलिटेशन काउंसिल्स की जो कॉम्पोजिशन है उसको रैशनलाइज किया गया है। पहले जहाँ पर ये काउंसिल्स डायरेक्टर लेवल के एक ऑफिसर को हेड करना था, अब इसके अंदर जॉइंट डायरेक्टर लेवल तक के ऑफिसर भी इसको हेड कर सकते हैं। इससे होगा ये कि स्टेट्स अपने यहाँ पर चाहें तो ज़िला स्तर पर या उससे भी अधिक MSC फैसिलिटेशन काउंसिल्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे MSC फैसिलिटेशन काउंसिल्स का नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसमें जो केसेस हैं MSC फैसिलिटेशन काउंसिल्स के पास, उन केसेस को डिस्पोज ऑफ करने में हमें मदद मिलेगी। और दूसरी बात ये कि अभी तक जो हमारे MSC फैसिलिटेशन काउंसिल्स थे उसके अंदर जो टाइमलाइंस थी, उन टाइमलाइंस को हमने स्ट्रिक्ट किया। MSC फैसिलिटेशन काउंसिल्स में मैं बताना चाहूँगा कि ये 2 चरण की प्रक्रिया होती है। पहले इसमें मीडिएशन किया जाता है, तो इट्स अ लाइट टच काइंड ऑफ मीडिएशन विच इज़ डन, जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं और आपस में केस को सेटल करने की बात होती है। अब हमने ये प्रोवाइड किया है कि मीडिएशन जो है वो MSC फैसिलिटेशन काउंसिल के माध्यम से 90 दिन में इस पूरी प्रक्रिया को उनको करना होगा। दूसरी बात ये कि अगर मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर आर्बिट्रेशन में जाता है। तो मीडिएशन से आर्बिट्रेशन में जाने के लिए वहाँ भी हमने समय सीमा निर्धारित की है कि 30 दिन के अंदर अंदर मीडिएशन से आर्बिट्रेशन में MSC फैसिलिटेशन काउंसिल को जाना होगा। और जो आर्बिट्रेशन है उसकी समय सीमा भी अब 90 दिन के लिए हम लोगों ने इसके अंदर डिफ़ाइन की है। 2 चीज़ें हमने और की हैं। पहली चीज़ ये कि अगर कोई अवार्ड इसके अंदर दिया जाता है MSC फैसिलिटेशन काउंसिल के माध्यम से, तो उसकी रिकवरी अब एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की जाएगी। इससे ये होगा कि जो अवार्ड है उस अवार्ड का जो पैसा है वो पैसे का भुगतान हमारे MSMEs को मिलेगा। और दूसरी चीज़ हमने ये की है कि मान लीजिए अगर कोई अपील है, अपील अगर 6 महीने से ऊपर पेंडिंग रहती है, तो इसमें कोर्ट को ये लाजमी होगा कि एटलीस्ट 50% जो अमाउंट है वो MSCs को ये लोग प्रोवाइड कराएं। बिल्कुल, इससे एक बड़ी समस्या का समाधान ये भी होता हुआ दिखाई देता है डॉक्टर रजनीश की जिस तरह से ये पेंडेंसी जो लंबे लंबे समय तक चलती थी, कई जो व्यवसाय थे वो बंद हो जाते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था। तो ये पेंडेंसी को भी इम्प्रूव करेगा और उसके साथ ही जो व्यवसाय बंद हो गए हैं उन्हें भी रिजुविनेट करने का काम करेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि MSMEs जो बंद होते हैं वो बंद होने के बहुत कारण हो सकते हैं। हमने अमूमन ये देखा है कि वो बंद इसलिए होते हैं कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन था, या अगर व्यवसायी जो है उसके अंदर चेंज हो गया है, कॉम्पोजिशन जो एंटरप्राइज का है उसमें चेंज आया है, या कोई और बदलाव हुआ है, तो इस वजह से भी ये इकाइयाँ जो है ये बंद होती हैं। और अगर आप टोटल नंबर देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में 9 करोड़ 20 लाख से ऊपर MSMEs हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। इसमें जो MSMEs बंद हुए हैं पिछले 5-6 सालों में, अगर आप उसकी परसेंटेज देखेंगे, इट इज़ लेस देन 1%। तो मैं ये कहूँगा कि इंडियन MSME सेक्टर इज़ ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ, इट इज़ बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड। और हम ये देख रहे हैं कि MSMEs का जो निरंतर पोर्टल पे आना,
वो सिर्फ इसलिए पोर्टल पे नहीं आते कि उनको अपने आप को रजिस्टर करना है। हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री के अंदर पोर्टल पे जब एमएसएमई अपने आप को रजिस्टर करता है तो वो बेसिकली एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है, एक फॉर्मल एंटाइटलमेंट एमएसएमई के लिए क्रिएट होता है कि वो हमारी स्कीम्स पॉलिसीज़ का लाभ उठा सके, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है और इसके अलावा जो हम अलग अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चलाते हैं मिनिस्ट्री में, उन सब का लाभ वो प्राप्त कर सकें। बिल्कुल। इसमें एक और जो प्रोविज़न आया है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जो पहले सज़ा से रिलेटेड था। अभी पहले चेतावनी दी जाएगी और उसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये किस तरह से, जिस तरह से हम ईज़ ऑफ डूइंग की बात कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी राहत मिलता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ ही कारोबारी के साथ साथ जो अन्य उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी एक जवाबदेही इसमें तय की गई है। जी बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि हमारे जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं उसके अंदर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करें, और मिनिस्ट्री में हम ये भी मानते हैं कि एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की तरफ हम जाएं। जो अभी तक एक्ट के अंदर प्रोविज़न थे उसमें प्रोविज़न ये था, मान लीजिए किसी ने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है या डिस्क्लोज़ नहीं किया ड्यूज़ जो उनको डिस्क्लोज़ करने थे, तो उस परिस्थिति में जो प्रोविज़न थे वो प्रोविज़न ये थे कि उनको कोर्ट के माध्यम से फाइन्स का एक प्रोविज़न था, यानी कि कन्विक्शन होती थी। हमने डीक्रिमिनलाइज किए हैं ये सारे प्रोविज़न। अब हमने जो फाइन्स हैं उनको रिप्लेस किया पेनल्टीज से। तो ये सिंपल पेनल्टीज़ है, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया इसके अंदर रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर पहला इंसिडेंस अगर कुछ होता है, इस तरह की वायलेशन कोई है, तो उसमें सिर्फ वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद ही हमारी जो पिनल प्रोविजंस हैं, पेनल्टीज़, वो यहाँ पर आएंगे। सिर्फ एक हमारा प्रोविज़न है जहाँ पर स्पेसिफिकली एंटरप्राइजेज़ को डिस्क्लोज़ करना होता है अपने ड्यूज़ या इंटरेस्ट जो एमएसएमईज़ के प्रति है। अगर वो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं करते तो उसमें फर्स्ट स्टेज पे वार्निंग, सेकंड स्टेज में पेनल्टीज़ और उसके बाद थर्ड और सब्सिक्वेंट स्टेज के अंदर फाइन का प्रोविज़न रखा गया। बिल्कुल, एक बेहतर नियामक ढांचा जो है वो तैयार किया गया है। इसके साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो तमाम प्रोविज़न किए गए हैं ये एमएसएमईज़ की गुणवत्ता को सुधारने में किस तरह से मदद करेंगे? देखिए, डेफिनेटली ये जितने भी प्रोविजंस हैं ये एमएसएमई की गुणवत्ता और इनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी एमएसएमई के लिए, जैसे मैंने बताया, एक्सेस टू क्रेडिट, टाइमली पेमेंट्स, अगर किसी एमएसएमई को टाइमली पेमेंट्स मिल रहा है तो उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल वो कम होता है, वो उतने पैसे से अधिक व्यापार कर सकता है, वो उस पैसे से निवेश कर सकता है अपनी एंटरप्राइज़ के अंदर। हम ये मानते हैं एमएसएमईज़ के लिए जितने जो सुधार हमारे एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में किए गए हैं, इससे निश्चित तौर पर न केवल एमएसएमईज़ को रजिस्ट्रेशन की सुविधा, एक्सेस टू क्रेडिट, टाइमली पेमेंट्स, इन सब में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमारे एमएसएमईज़ में और अधिक इन्वेस्टमेंट आएंगे और हमारे एमएसएमईज़ और अधिक कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे। बिल्कुल, प्रशासनिक तौर पर भी देखें तो ये जो ढांचा है इसमें काफ़ी मजबूती लाई गई है और डिविजनल कमिश्नर है उनका रोल भी काफ़ी बढ़ जाएगा। किस तरह से, और जो काउंसिल्स की बात आप बता रहे थे, तो राज्य को क्या ये सुविधा भी होगी कि ज़रूरत के मुताबिक वो जो काउंसिल्स हैं उनकी संख्या बढ़ा सके? जी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि राज्य जो हैं वो एक से अधिक काउंसिल्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी को वो अपॉइंट कर सकते हैं एज चेयरपर्सन। और ये जो काउंसिल्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी स्टेट्स के अंदर, उतना ही इफ़ेक्टिव डिस्पोजल पेंडिंग केसेस का होगा जो एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल के पास है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस अमेंडमेंट में हमने ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो पोर्टल है हमारा ODR, उसको भी स्थान दिया है एक्ट में। उसकी भी एक अब मान्यता जो है वो एक्ट के माध्यम से रहेगी। और ये प्रक्रिया हमने लास्ट ईयर शुरू किया था। इसके अंदर प्री मीडिएशन का भी एक प्रोविज़न है, यानी कि कोई भी केस फॉर्मली एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल के पास आए, सबसे पहले तो हमने ये व्यवस्था की है कि ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। उससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उससे जो हमारे केसेस हैं इनके निष्पादन के अंदर हमको गति मिलेगी। और तीसरी बात ये कि नॉट नेसेसरली पीपल विल हैव टू गो फॉर द मीडिएशन काउंसिल टू गेट द मीडिएशन डन। प्री मीडिएशन का भी इसके अंदर प्रोविज़न है और हमने देखा कि बहुत से एमएसएमईज़ इसका लाभ उठा रहे हैं।
बिल्कुल, तो एक मजबूत आधार एमएसएमई के लिए जिसमें पेंडेंसी कम होगी और जो नए नियामक है वो तय किए गए हैं, जो कागजी प्रक्रिया है वो कम होगी, कानूनी पेचीदगियां जो हैं वो ना के बराबर होंगी और अपने आप में जो एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत आसान हो जाएगा, जिससे कि विकसित भारत में उनका जो योगदान है वो बेहद मजबूत बना रहे। डॉक्टर रजनीश, बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।